नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कैप्टन ने किया कांग्रेस छोड़ने का ऐलान, बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा। विवाद के बीच सीएम चन्नी से मिले सिद्धू, क्या निकलेगा समाधान। सिब्बल के घर पर हमले के विरोध में उतरे थरूर, तिवारी और आनंद शर्मा। और गोरखपुर में व्यापारी की कथित हत्या पर बवाल, मामला दबाने की कोशिश। और भवानीपुर में आज हुआ मतदान, ममता का भविष्य दांव पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और जो सियासी घमासान इस समय पंजाब में चल रहा है, उसी क्रम में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसे बात करूंगी, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज सुबह वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मिले और अटकलें तेज हो गई कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ चैनल्स को दिए हुए इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से भी कांग्रेस शब्द हटा दिया है और यानी कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब कांग्रेस के नहीं हैं। कांग्रेस का हिस्सा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उनका भविष्य क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। और एक बहुत ही दुखी मन से उन्होंने अपने इंटरव्यूज में, और खासकर यहां पर मैं एनडीटीवी के इंटरव्यू की बात करूंगी कि एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के जो दिन हैं, आने वाले जो चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस का पतन उनको साफ दिख रहा है। सिद्धू के लिए उन्होंने कहा कि बहुत बचकानी हरकत सिद्धू की रही है, बहुत अस्थिर रहे हैं, बहुत अनस्टेबल हैं और जो पद उन्हें दिया गया था उस पद के लिए शायद सिद्धू एफिशिएंट नहीं है। इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा। लेकिन और जो पीड़ा उनकी इस इंटरव्यू में नजर आई, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दर्द है कि हाईकमांड ने उनका भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी ने उन्हें बोला कि सुबह 10:30 बजे आप कांग्रेस के पद से रिजाइन कर दीजिए, मुख्यमंत्री के पद से, तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने बिना किसी सवाल के और जाकर मैं गवर्नर से 4:30 बजे मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 52 साल राजनीति में बिता दिए और अगर 50 साल से ज्यादा राजनीति में देने के बाद अगर आज भी हाईकमांड मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो ऐसी पार्टी में रहने का फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर कहा। फिर उन्होंने सिद्धू के ऊपर भी कहा कि वो थिएट्रिक्स के लिए बेस्ट हैं। कपिल शर्मा के शो में वो जिस तरीके की हरकत करते हैं, उससे वो क्राउड पुल करते हैं, वो उसी काम के लिए बने हैं। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा। और राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो नया खून है उसको कांग्रेस में शामिल करना तो चाहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो एक बहुत दुखी मन से अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और ये कहना गलत होगा कि बहुत वो खुश हैं पार्टी छोड़ने के बाद, लेकिन जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मिला जरूर हूं गृह मंत्री अमित शाह से और अजीत डोवल से, लेकिन मैं बीजेपी में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो सवाल ये उठता है कि अजीत डोवल और अमित शाह से उनका मिलने का मकसद क्या था। उन्होंने कहा कि एक बॉर्डर स्टेट है और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर वो मिले थे, ऐसा अमरिंदर सिंह का कहना है। लेकिन जो अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि अमरिंदर सिंह का अब अगला गेम प्लान क्या होगा। क्या वो एक अलग पार्टी बनाएंगे और एक ऐसी आउटफिट बनाएंगे जिससे कि फायदा हो सकता है बीजेपी का हो जाए। लेकिन बीजेपी में उन्होंने अभी आधिकारिक तौर से कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्या बीजेपी की बी टीम के रूप में अमरिंदर सिंह उसके नेता नजर आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। और अगर वो लेटर ऑन कभी बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी आयरॉनिकल सी सिचुएशन है, क्योंकि बीजेपी अपने पार्टी में ये कहती है कि 75 साल के ऊपर के जो नेता हैं उनको वो बड़े पदों पर नहीं बैठाएगी। लेकिन अमरिंदर सिंह जो कि 79 ईयर्स के हो चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि पंजाब में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और मजबूरन बीजेपी को ये काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया है। लेकिन एक जो घायल टाइगर होता है या घायल शेर होता है, उसका अगला दांव क्या होता है, वो मौके की ताक पर होता है और मौके की तलाश के बाद वो अपना अगला दांव चलता है। तो अमरिंदर सिंह का अगला दांव क्या होगा,
क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे या फिर एक ऐसी आउटफिट उतारेंगे जिससे कि कांग्रेस को नुकसान होगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि देखिए, कांग्रेस का जो ग्राफ है पंजाब में वो लगातार गिरता जा रहा है। अभी जो हाल में इंटरव्यू जो सर्वे हुए थे जुलाई और सितंबर के बीच में, उसमें आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को अमरिंदर सिंह ने एक तरीके से क्लैरिफाई किया है, लेकिन अभी भी जैसा मैंने कहा, अमरिंदर का अगला गेम प्लान क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है अजीत डोवल और अमित शाह की मीटिंग के बाद कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह को एक सॉफ्टनेस है बीजेपी के लिए, और बीजेपी को भी अमरिंदर सिंह से सहानुभूति है। अब ये दोनों एक ऐसा प्लान क्या तैयार करेंगे जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, या फिर जो अलग पार्टी अगर वो बनाते हैं अमरिंदर सिंह, तो उस पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर भी हमारी पंजाब कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। अब आपको बता दें कि आज नवजोत सिद्धू की मुलाकात चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के जो दलित मुख्यमंत्री हैं उनके साथ पंजाब भवन चंडीगढ़ में 3 बजे शुरू हुई, और इस मीटिंग के कई मायने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मीटिंग के पहले भी नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर से ट्वीट किया कि जो डीजीपी हैं और जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर ट्वीट किया कि जिन लोगों को हम दागी कह रहे थे आज वो सरकार का हिस्सा कैसे बने हुए हैं। उस ट्वीट को लेकर भी आज घमासान हुआ, क्योंकि जो सुनील जाखड़ हैं पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि अब बस बहुत हो चुका है और बार बार आप एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्तियों पर सवाल उठाने का इसका मतलब है कि आप मुख्यमंत्री के पद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है कि इनफ इज इनफ, पुट एन एंड टू अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द सीएम, aspersions cast on AG and DGP is actually questioning the integrity and competence of the chief minister. And उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि इन सारी अटकलों पर एक तरीके से विराम होना चाहिए। लेकिन सिद्धू क्योंकि इस बात को लेकर वो मान गए, क्योंकि कल जब चरणजीत सिंह चन्नी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि वो सिद्धू से बात करने के लिए तैयार हैं, वो अभी भी पार्टी के प्रधान हैं और हमारी जो विचारधारा है वो सबसे प्रधान है और बातचीत करके वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। उसके बाद आज सिद्धू ने कहा कि उनको न्योता दिया मुख्यमंत्री ने और वो उनसे मिलने जाएंगे, यानी कि एक संकेत सिद्धू ने दिया कि वो जो उनका एक कड़ा रुख था उसमें नरमी नजर आ रही है, एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड नजर आ रहा है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू चन्नी की क्या बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो वो एक हठीला जो एक नेता होता है, क्या वो अपनी जिद छोड़ेंगे, क्या वो मंत्री पद जो अध्यक्ष पद है उस पर वो वापस काबिज होने के लिए तैयार हो जाएंगे, किन शर्तों पर तैयार होंगे, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद जो डीजीपी हैं और जो एजी हैं उनकी नियुक्तियों पर विचार कर सकते हैं चन्नी। तो ये सारा अभी अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है। लेकिन द फैक्ट दैट सिद्धू एंड चरणजीत सिंह चन्नी हैव मेट टू रिजॉल्व द इश्यूज, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सिद्धू अपने आप में एक नरमी बरत रहे हैं, वो चन्नी की बात सुनने के लिए तैयार हैं। और जो 2 पावर सेंटर्स की बार बार बात हो रही है उनको डायलॉग से उनको बातचीत करके उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि चन्नी का जो दांव है, चन्नी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बिजली की जो बिल्स हैं उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो 53 लाख परिवार हैं उनकी बिजली बिल का पेमेंट सरकार करेगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान था। अब आज जो दूसरा उन्होंने बातचीत का जरिया, बातचीत का दरवाजा जो सिद्धू के साथ खोला है, एक और बड़ी क्राइसिस को वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चन्नी की सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड है। और चन्नी बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीजें आज की मीटिंग पर आधारित है। क्या कुछ होता है, सिद्धू अगला स्टैंड क्या लेते हैं, इस लिहाज से जो आज की मीटिंग है बिटवीन सिद्धू एंड चरणजीत सिंह चन्नी अटेन्स सिग्निफिकेंस। और जैसा मैंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी एक कितने सफल नेता साबित होंगे अगर वो इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेते हैं, इस क्राइसिस को वो सुलझा लेते हैं। तो हाईकमांड भी उनका जो एक कॉम्पिटेंस है उसको मान लेगी कि चन्नी हर क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक चन्नी की जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है वो है, प्लस सिद्धू की जो जिद है क्या वो उसको दूर कर पाते हैं, सिद्धू और चन्नी में समन्वय कैसे बनेगा,
क्या कुछ होगा वो इस मीटिंग में ही उभर कर सामने नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अमरिंदर पार्टी से अलग हो चुके हैं और सिद्धू अगर नरम रुख अपना लेते हैं और मिल बैठकर और साथ चलकर अगर पंजाब का चुनाव लड़ा जाएगा तो शायद कांग्रेस को कुछ उम्मीद पंजाब के चुनाव से नजर आएगी। लेकिन फिलहाल चन्नी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है सिद्धू की ये मीटिंग। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। पंजाब की क्राइसिस को लेकर कल आपने देखा था कि जो वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है उस पर इलेक्शन क्यों नहीं होता, CWC की मीटिंग बुलाई जाए। इसको लेकर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने एक सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है और कपिल सिब्बल ने बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये G23 का जो ग्रुप है ये जी हजूर 23 नहीं है और इस बात पर आला कमान को ध्यान देना चाहिए कि जो उनके खास थे वो उनसे दूर हो गए, लेकिन जो G23 के लोग हैं वो अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं। और उन्होंने फिर से एक बार सफाया किया कि ये जो पूरी क्राइसिस है इसके पीछे G23 का हाथ नहीं है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर है, लेकिन कांग्रेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए। इसको लेकर G23 अब एक बार फिर से उसमें सरगर्मी बढ़ गई है और उनकी जो पुरानी डिमांड्स थी कि पार्टी में चुनाव होना चाहिए और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, CWC की मीटिंग्स होनी चाहिए, उन डिमांड्स को लेकर एक बार सारे नेता फिर से मुखर हो चुके हैं। और कल जो बातें कपिल सिब्बल ने कही थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरीके से ये पार्टी टूट रही है और जितनी भी चीजें पंजाब में हो रही हैं उसका फायदा केवल ISI और पाकिस्तान को होगा। फिर उन्होंने तमाम एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरीके से सारे नेता छोड़ रहे हैं, चाहे वो ल्यूजिनो फिलेरो हो गोवा में या सुष्मिता देव असम में या फिर जो ललितेश त्रिपाठी हैं यूपी में। तमाम एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए और उसके बाद सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं, मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर कहा कि कपिल सिब्बल ने जो सारे सवाल खड़े किए उसके बाद उनके कल घर के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग प्लैकार्ड्स लेकर खड़े हुए थे, गेट वेल सून कपिल सिब्बल, उनके घर के अंदर टमाटर फेंके गए। इसको लेकर आज मनीष तिवारी ने कहा कि ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस तरीके से उपद्रव क्यों मचा रहे हैं। आनंद शर्मा ने भी इसकी काफी इसको कंडेम किया है और कहा है कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो G23 का गुट है वो एक बार फिर से मुखर हो गया है और जो पंजाब की क्राइसिस है वो ऐसा लग रहा है कि अब एक बड़ी राष्ट्रीय क्राइसिस के रूप में उभर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपने आप में टूट रही है या फिर कांग्रेस एक नए तरीके से जिंदा होगी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि G23 के भी जो नेता हैं, सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या वो पार्टी छोड़ने के लिए अब अपना मन बना चुके हैं और अगर पार्टी छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, क्या वो तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे या कोई एक वो नया आउटफिट बनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है कांग्रेस के कैंप के अंदर ही, ये विचारधारा की जो लड़ाई कांग्रेस जिसकी बात करती रहती है, कांग्रेस के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि दो तरीके की विचारधारा है। एक कांग्रेस की लेगेसी को बचाने की है और दूसरी तरफ जो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले ये जो G23 के तमाम नेता हैं, उनकी ये जो दो गुट हैं उनके बीच में एक लड़ाई हो चुकी है। यानी कि नेहरू की विचारधारा और जो एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी जो एक कांग्रेस में बसती थी, उनके लीडर्स की ये विचारधारा की एक तरीके से एक लड़ाई है। और इस लड़ाई में क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने यंग ब्लड लाने का फैसला किया है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, तमाम जो नए नेता हैं वो अब किस तरीके से शामिल हो रहे हैं और इन इंडक्शंस को लेकर जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उनका भी यही मानना है कि जो ओल्डर जनरेशन है उनकी बात राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। तो ये जो बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है, ये क्या बदलाव बेहतरी के लिए है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सीनियर नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो बहुत ज्यादा आहत हैं और एक बार फिर से जो पिछले साल जिस पत्र को G23 लीडर्स ने लिखा था, वही गुट अब एक बार फिर से मुखर हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये
ताबूत में आखिरी कील है। क्या G23 के लीडर्स अब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, क्या वो तृणमूल में शामिल हो जाएंगे? ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। अजय माकन ने भी इस पर छीटाकशी की है और कहा है कि सिब्बल जैसे जो नेता हैं उनको पार्टी की छवि को नहीं खराब करना चाहिए। BV श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि जिस पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया, जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा की पोजीशन दी, आप उस पार्टी के लिए इतनी आलोचना कैसे कर सकते हैं? हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पार्टी की आलोचना नहीं है, लेकिन हम ये सारे सवाल समय समय पर खड़े करते रहेंगे क्योंकि हम कांग्रेस के असली वारिस हैं, कांग्रेस की हम बेहतरी चाहते हैं। तो ये जो एक कांग्रेस बनाम कांग्रेस, जो दो गुटों की जो लड़ाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो गुटबाजी है कांग्रेस की वो और ज्यादा सामने आ गई है। तो पंजाब एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से तमाम लीडर्स छोड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, ललितेश त्रिपाठी यूपी में, अभी गोवा में देखिए किस तरीके से लोगों ने छोड़ा, लुजिनो फिलेरो ने, ये तमाम सवाल खड़े करता है कांग्रेस के नेतृत्व पर। और जब नेतृत्व की हम बात करते हैं तो सारी चीजें आकर एक ही जगह रुक जाती हैं। क्या कर रहा है गांधी परिवार, क्या कर रही है सोनिया गांधी, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं प्रियंका गांधी? क्या ये चीजें उन्हें दिख नहीं रही? क्या वो चाहते हैं कि पार्टी टूट जाए? ये सारे बड़े सवाल इस समय कांग्रेस के सामने हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं अगली खबर में यूपी के पुलिस की, जिसने कि समय समय पर यह उदाहरण दिया है कि वो बहुत बेशर्म है। और एक और उदाहरण यूपी पुलिस के बेशर्मियत का अब सामने आया है। कानपुर के एक कारोबारी थे मनीष गुप्ता, वो गोरखपुर के कृष्णा पैलेस में रुके हुए थे और सुरक्षा के नाम पर जो गोरखपुर की पुलिस है वो गई और होटल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उनसे प्रमाण मांगे कि आपके पास ID कार्ड्स हैं या नहीं है, और उसके बाद मनीष गुप्ता जो कारोबारी थे उनको खूब पीटा और इतना पीटा कि अंत में जाकर उनकी मौत हो गई। अब मनीष गुप्ता की मौत के बाद जो उनकी पत्नी है मीनाक्षी गुप्ता, वो अब न्याय की गुहार लगा रही हैं और उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें कि ये बताया कि किस तरीके से जो पुलिस है गोरखपुर की और जो वहाँ के SDM थे और जो इंस्पेक्टर थे वो आए, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आप इसमें हत्या का केस मत दर्ज कराइए क्योंकि आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये तमाम बातें मीनाक्षी गुप्ता ने कही थी और इसको लेकर काफी राजनीति भी गर्मा गई थी। और आज यूपी के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ये खबर काफी वायरल हो रही थी कि किस तरीके से जो यूपी की पुलिस है वो हत्यारी पुलिस है और पुलिस जब वहेशी के रूप में आ जाएंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। और मीनाक्षी गुप्ता का वीडियो भी वायरल किया जिसमें कि वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो ये चीजें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसकी वजह से आज झक मारकर योगी आदित्यनाथ को मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात करनी पड़ी। उनके परिवार वालों से, उनके जो दोस्त थे मनीष गुप्ता के, उनसे आज योगी आदित्यनाथ मिले। और आपको ये भी बता दें कि मीनाक्षी गुप्ता ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब बिकरू कांड में पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी तो उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, तो 10 लाख मुआवजा मनीष गुप्ता की डेथ पर क्यों किया जा रहा है? इन तमाम सवालों को मीनाक्षी गुप्ता ने उठाया था। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह कहा कि उनको, यानी कि मीनाक्षी गुप्ता को, कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD की नौकरी दी जाएगी, यानी कि एक सरकारी नौकरी। इसके अलावा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और CBI की जांच की मांग जो मीनाक्षी गुप्ता ने की थी उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ सरकार तैयार है। क्योंकि पहले मीनाक्षी गुप्ता ने यह कहा था कि गोरखपुर की पुलिस इस केस की छानबीन ना करे क्योंकि गोरखपुर की पुलिस ने ही उनके पति मनीष गुप्ता की हत्या की है, तो उसमें जस्टिस कैसे मिलेगा। तो उसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने जब इस परिवार वालों से मुलाकात की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पुलिस के चरित्र का रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो दोषी पुलिस है उनका जबरन रिटायरमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा, उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। तो ये तमाम आज आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं क्योंकि उनकी ही पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मनीष गुप्ता का हत्याकांड है वो उनके लिए अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें भारी पड़ जाए। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति इसको लेकर काफी गर्मा चुकी है। आज सुबह अखिलेश यादव भी मिले, उन्होंने 20 लाख रुपए देने का वायदा किया है और उन्होंने कहा है कि वो लखनऊ से लेकर कानपुर तक मोर्चा खोलेंगे और न्याय मांगेंगे मनीष गुप्ता के लिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं आज इस केस में सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बेसिक सवाल है कि कोई भी पुलिस रात को किसी होटल में जाती है, बिना किसी वारंट के किसी के भी को भी सर्च करने के लिए तैयार हो जाती है, तो डर की वजह से योगी आदित्यनाथ और चुनाव जो सिर पर हैं उन्होंने आदेश दे दिए हैं। इसमें पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है
और उन्होंने कहा है कि सारे पुलिसकर्मियों का रिव्यू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मंशा क्या थी पुलिस की, कि जब वो रात को और मनीष गुप्ता को उन्होंने किस तरीके से मारा, तो क्या एक बड़ी साजिश है? इसमें और खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है और पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो रक्षा और सुरक्षा करने वाली पुलिस है वो आखिर इतनी भक्षी कैसे हो सकती है? लोगों को न्याय कैसे मिलेगा अगर पुलिस ही इस तरीके से वहेशीपना दिखाएगी? ये सारे बड़े सवाल सबके सामने हैं। अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। जी हां, भवानीपुर में आज मतदान हुआ और ये एक ऐसा मतदान है जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत जाती हैं तो उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो उस पर काबिज होंगी। लेकिन इसके अलावा भी जो भवानीपुर का जो एक सिग्निफिकेंस है पोल्स का, उसमें इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी, दैट इज नंबर 1। लेकिन दूसरा, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव जीत जाती हैं तो जो 2024 की लड़ाई है उसके लिए ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा बनकर और ज्यादा उभरेंगी। पहले तो राज्य चुनाव जो उन्होंने जीते थे, तृणमूल जिस तरीके से जीत हासिल की थी, तो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में तो आई गई है। लेकिन अगर उपचुनाव जीत जाती हैं तो फिर ये बात तय हो जाएगी कि ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा जो कि मोदी जी को पटकनी दे सकता है उसके रूप में उभरेंगी। लेकिन आज मतदान के दौरान जो बीजेपी की जो कैंडिडेट थी प्रियंका टब्रेवाल, तो उन्होंने बताया कि देखिए तृणमूल कांग्रेस लोगों को डरा रही है, धमका रही है, जबरन रोकने की कोशिश की। उधर टीएमसी ने भी कंप्लेन किया चुनाव आयोग से कि बीजेपी जो है वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इन आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में ममता बनर्जी का भविष्य अभी भी उस पर लोगों की निगाहें टिकी होंगी। 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती है, उसमें पता चलेगा कि ममता बनर्जी उपचुनाव जो भवानीपुर से है उसमें ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि भवानीपुर का चुनाव का जो नतीजा है वो ममता बनर्जी का भविष्य भी तय करेगा, न कि सिर्फ राज्य के लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा सुनिए सच। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।